हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। प्रीलिम अफेयर सीरीज का 17th लेक्चर करेंगे हम आज। जो प्रीलिम अफेयर सीरीज है उसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए कंसेप्ट हैं उन कंसेप्ट को एलेबोरेट कर रहे हैं। वहाँ से जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है या फिर जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको हम दे सकते हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एक प्रीलिम अफेयर में हम 3 से 4 और हो सकता है किसी में छोटे अगर कंसेप्ट हैं तो 5-6 कंसेप्ट कवर कर रहे हैं। ये कंसेप्ट बिल्कुल ही रैंडम है, लेकिन इनको हम कनेक्टिंग द डॉट एक स्ट्रेटजी यूज करके कहीं ना कहीं से वो डॉट कनेक्ट करते हुए इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 17th प्रीलिम अफेयर। आज जो पहला आर्टिकल हम देखने वाले हैं वो है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी, जो साइन हुई है इंडिया और पोलैंड के बीच में। तो पहला तो फैक्चुअल एमसीक्यू यही बन गया कि इंडिया ने अगर पूछ लिया जाए रिसेंटली कौन सी यूरोपियन कंट्री के साथ एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी साइन की है, तो वो हो जाएगा पोलैंड। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, और यूरोप जो है वो सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बता दीजिए कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है वर्ल्ड का और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है वर्ल्ड का। ठीक है, तो यूरोप स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट है। जो ये ट्रीटी साइन की गई है इंडिया और पोलैंड के बीच में, इस ट्रीटी में जो इंपॉर्टेंट है वो पीसीएस हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ साइन की है, लेकिन यूपीएससी के अकॉर्डिंग इसमें एक लाइन और भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो नोडल एजेंसी है इंडिया में इस ट्रीटी को साइन करने के लिए वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे यूपीएससी आपको घेर सकता है और वो दे देगा कि इसकी नोडल एजेंसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, क्योंकि एक फॉरेन कंट्री के साथ ट्रीटी की है तो हमें भी लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ही होगी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है जहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो ट्रीटी साइन हुई है। अब हम यहाँ पे कंसेप्ट समझेंगे। पहले तो ये जानिए कि पोलैंड के नियर बाई कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ठीक है, जितने जो कंट्रीज मेनली न्यूज में हैं वहीं से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं कि रैंडमली कहीं से कुछ भी पूछ लेंगे। ठीक है, जो स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है मोस्टली वो भी जो करंट में न्यूज पे है उससे रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन होगा वो पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो पोलैंड ये है, यूरोपियन कंट्री है। पोलैंड से ऊपर ये बाल्टिक कंट्रीज है 3, एक ऊपर है बाल्टिक कंट्री। देखेंगे हम बाल्टिक कंट्री इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाल्टिक सी है। ठीक है, तो ये बाल्टिक सी से लगता है एक तरफ पोलैंड। ठीक है, तो पोलैंड के लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि पोलैंड एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। अब ये लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होता है, मैंने एक टर्म यूज किया लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंडलॉक्ड कंट्री वो होगा जैसे सपोज ये कोई कंट्री है और इसके ऊपर यहां पे भी कोई कंट्री है, यहां पे भी कोई कंट्री है, यहां भी कंट्री है और यहां भी कंट्री है। मतलब ये चारों तरफ से लैंड से ही घिरा हुआ है। इसका बॉर्डर किसी ओपन सी में नहीं खुलता। ये भी ध्यान रखना कि ओपन सी की बात हो रही है। मतलब कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनका कोई किसी वाटर बॉडी से तो टच करते हैं लेकिन ओपन सी में उनका बाउंड्री ओपन नहीं होता। ठीक है, कोई लेक हो सकती है, कोई स्मॉल वाटर बॉडी हो सकती है जिससे वो बाउंड्री शेयर करते हो, लेकिन लैंडलॉक कंट्री उसको बोलेंगे जो या तो चारों तरफ से लैंड से घिरी हो या फिर 3 या 2 तरफ से लैंड से घिरी हो और एक तरफ किसी लेक से या किसी वाटर बॉडी से घिरी हो, लेकिन ओपन सी में उसकी कोई भी डायरेक्ट बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। अगर ओपन सी में किसी कंट्री की डायरेक्ट बाउंड्री नहीं है तो उसको हम बोल देंगे कि वो लैंडलॉक्ड कंट्री है। हमारे नेबर में एक ऐसी ही लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसको बोलते हैं नेपाल। नेपाल चाइना यानी तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है चाइना का ही। 1950 में चाइना ने तिब्बत को हथिया लिया था और तब से चाइना जो है वो तिब्बत जो है वो चाइना के अंडर में आता है। तो तिब्बत और इंडिया के बीच में लैंडलॉक्ड कंट्री है कौन सा, नेपाल। और एक ऐसा ही लैंडलॉक कंट्री है तिब्बत और इंडिया के बीच में, उसका नाम है भूटान। ठीक है, तो वो लैंडलॉक कंट्री है, वहां से आप इमेजिन कर सकते हो। मैंने आपको 2 लैंडलॉक कंट्री बता दी है। तो पोलैंड एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। ठीक है, जैसे यहां पे स्लोवाकिया को अगर देखें, नीचे हंगरी है, इधर यूक्रेन है, ऊपर पोलैंड है, इधर चेक रिपब्लिक है, इधर ऑस्ट्रिया है, तो ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री हो गया स्लोवाकिया। ठीक है, सो
पोलैंड के बारे में आपको ध्यान रखना है कि वो लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, उसका बॉर्डर बाल्टिक सी में ओपन होता है और बाल्टिक सी फिर नॉर्थ सी में ओपन होता है। बाल्टिक सी नॉर्थ सी में मिल जाता है और नॉर्थ सी जो है वो अटलांटिक ओशियन में मिल जाता है। नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है इंग्लिश चैनल, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं आपको साथ साथ में कई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बताता जाऊंगा जो आप ऐड ऑन करते रहना अपनी कॉपी में। ये बाल्टिक सी है, लेट्स सपोज बाल्टिक सी की बाउंड्री मिलेगी नॉर्थ सी से, ठीक है। नॉर्थ सी और अटलांटिक, ये अटलांटिक ओशियन है पूरा पूरा नीचे सारा, ठीक है। तो यहां पे कहीं ना कहीं यूके है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और यहां बाकी यूरोप है। तो ये यूके और यहां फ्रांस है, यूके और फ्रांस के बीच में ये नीचे अटलांटिक ओशियन है, यहां पे भी अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ सी को जोड़ती हुई एक चैनल है, उसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल किन दो कंट्री के बीच में है? फ्रांस और यूके के बीच में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे नॉर्थ सी और बाल्टिक सी दोनों ही अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो। तो अब हम एक पैक्ट पढ़ेंगे, वॉर्सो पैक्ट, जो इंपॉर्टेंट है वैसे तो हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वॉर्सो पैक्ट किससे रिलेटेड है। तो वॉर्सो पैक्ट पढ़ने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और हमें नाटो की फॉर्मेशन समझनी पड़ेगी। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अटलांटिक ओशियन के नॉर्थ में जितनी कंट्री हैं, ठीक है, उनमें से मोस्टली कंट्री ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था, उसको हम बोलते हैं नाटो। नाटो की फॉर्मेशन हुई 1949 में। इंपॉर्टेंट है ईयर, आपको ध्यान रखना है। कौन सी ट्रीटी से बना था ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी ट्रीटी थी वाशिंगटन ट्रीटी। तो पूछ लिया जाता है कि नाटो की फॉर्मेशन कौन सी ट्रीटी से हुई, तो नाटो की फॉर्मेशन हुई थी वाशिंगटन ट्रीटी से 1949 के अंदर, ठीक है। इसमें किसके द्वारा? बाय यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस टू प्रोवाइड कोलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर। तो यूएसएसआर के अगेंस्ट में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज ने यूएसए और कनाडा के साथ हाथ मिला लिया और एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम उन्होंने रखा नाटो। इस नाटो ग्रुप का हेडक्वार्टर जो है वो आज भी है ब्रिसेल्स में, बेल्जियम में, और ये नाटो ग्रुप आज भी एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। तो नाटो ग्रुप की हर साल समिट भी होती है। ये ब्रुसेल बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर है और ब्रुसेल बेल्जियम में ही यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। अब ये यूरोपियन यूनियन क्या चीज है? यूरोपियन कंट्री, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज का एक समूह है, एक ग्रुप है, उन्होंने ग्रुप बना रखा है अपना, कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, ट्रेड्स एंड कॉमर्स में कुछ छूट दे रखी है आपस में, ठीक है। तो उन्होंने एक यूनियन बना रखा है, उसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज हैं। जैसे नाटो की फॉर्मेशन हुई थी वाशिंगटन ट्रीटी से, ऐसे ही यूरोपियन यूनियन की भी फॉर्मेशन एक ट्रीटी से हुई थी। तो आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के कि उस ट्रीटी का नाम क्या था जिससे यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। ढूंढिए, अगर पता है तो लिखिए, नहीं तो ढूंढ के बताइए कि कौन सी ट्रीटी से यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। अब हम दोबारा से इसी पे आते हैं। तो ये नाटो का क्या है? नाटो जो है एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। पॉलिटी और मिलिट्री का अलायंस है, इसमें इकोनॉमिक कोई बेनिफिट नहीं है इनका आपस में, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे जो अलायंस बनते हैं मोस्टली वो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं। पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस पहले बनते थे वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 के बाद के का, उस टाइम का जो वर्ल्ड था, तो उसको देखते हुए पोलराइजेशन हो जाती थी, अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलके मिलिट्री ग्रुप बना लेती थी अपने आप को डिफेंड करने के लिए। लेकिन अब ये फिनोमेना नहीं चलता है। तो नाटो का क्या प्रिंसिपल था? नाटो का प्रिंसिपल था एन अटैक अगेंस्ट वन अलाई इज कंसीडर्ड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल अलाई। अगर किसी एक पे अटैक हुआ तो ये मान लिया जाएगा कि हम सब पे अटैक हो गया। तो यूएसएसआर से बचने के लिए बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने और यूएसए ने और कनाडा ने मिलके एक ग्रुप बना लिया, एक मिलिट्री ग्रुप बोल सकते हो, जिसका नाम रखा नेटो।
अब जब ये ग्रुप बना तो यूएसएसआर ने एक प्रपोजल रखा कि आप हमें भी इस ग्रुप में ऐड कर लीजिए, उससे क्या होगा, यूरोप में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन नेटो कंट्रीज का मानना था कि अगर हमने जिसके अगेंस्ट में इस ग्रुपिंग को बनाया है, हम अगर उसी को शामिल कर लेंगे तो वो यूरोपियन कंट्रीज के बीच में मतभेद करा के इस ग्रुप को तोड़ देगा। तो उन्होंने यूएसएसआर को इस ग्रुप में शामिल करने से मना कर दिया। तो राइज हुआ वार्सो पैक्ट का। अब वार्सो पैक्ट के अंदर क्या हुआ कि यूएसएसआर ने बची हुई जो कंट्री थी जिन्होंने नेटो ज्वाइन नहीं किया, उन कंट्रीज के साथ मिलकर अपना एक अलग से ग्रुप बना लिया और वो ग्रुप बना वार्सो पैक्ट से, ठीक है। और वार्सो इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड। तो ये मैंने आपको दो, एक ट्रीटी अटलांटिक नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वार्सो पैक्ट और कुछ थोड़ा बहुत यूरोपियन यूनियन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी थी। 1954 में यूएसएसआर ने सजेस्ट किया कि मुझे भी नाटो ज्वाइन कराओ, ठीक है। लेकिन नाटो कंट्री फियरफुल थी कि सोवियत यूनियन जो है वो वीकन कर देगा अलाई को, जो हमने ग्रुप बनाया उसको वीक करके कंट्रीज को तोड़ लेगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। फिर वार्सो पैक्ट हुई, क्यों हुई? इन रिएक्शन टू द इंटीग्रेशन ऑफ वेस्ट जर्मनी इनटू नेटो इन 1955। 1955 में जो आज का जर्मनी है वो पहले दो भागों में टूट गया था, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। तो जो वेस्ट जर्मनी था, जैसे ही उसने नेटो ज्वाइन किया तो उसके रिएक्शन में फिर जो रशिया यूएसएसआर है उसने वार्सो पैक्ट की और अपना भी एक ग्रुपिंग बना लिया बची हुई कंट्रीज के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम समझेंगे, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट लगा है आंध्र प्रदेश में। तो एक तो फैक्चुअल क्वेश्चन यही हो गया कि इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट कहां लगा है? तो ये लगा है इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश लैंग्वेज के बेस पे सेपरेट स्टेट बनने वाला इंडिया का पहला स्टेट था आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि बिफोर इंडिपेंडेंस या ओवरऑल कौन सा ऐसा पहला स्टेट था जिसको लिंग्विस्टिक बेस पे अलग किया गया था, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस तो हुआ था आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्रा स्टेट बना था, ठीक है। लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस एक और स्टेट को लिंग्विस्टिक बेस पे बनाया गया था, उसका नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के। नाउ तो ये जो हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड लगी है आंध्र प्रदेश में, ये लगाई है एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, ठीक है। और इसको हम पीएसयू भी बोल सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब ये भारतीय सरकार की एक कंपनी है, सरकारी कंपनी जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसने क्या किया है, ये प्रोजेक्ट लगाया है कहां पे? इसके यहाँ पे सिमहाद्री में, जो विशाखापट्टनम में है, और विशाखापट्टनम को ही हम वाइजैक भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो वाइजैक में प्लांट है एनटीपीसी का, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का, वहां पे ये हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड लगाया गया है। ये हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड क्यों लगाया गया है? क्योंकि हाइड्रोजन एक क्लीन एनर्जी फ्यूल है, ठीक है। क्लीन एनर्जी फ्यूल से क्या होगा, इससे कार्बन रिलीज नहीं होगा। कार्बन रिलीज नहीं होगा तो उससे क्या होगा, उससे इंडियन गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि हमें इंडिया को कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बनाना है 2070 तक, 2070 तक। अब ये कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी क्या होती है? कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है कि जितना कार्बन हम लोग रिलीज करते हैं उतना ही कार्बन एब्जॉर्ब कर लिया जाए, कोई ऐसा कंसेप्ट बनाया जाए। अब जितना रिलीज करते हैं उतना एब्जॉर्ब कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से प्लांट डिफोरेस्टेशन होता जा रहा है। अब तो किया जा सकता है, ये किया जा सकता है कि हम कार्बन लेस रिलीज करें। तो लेस रिलीज करें तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे जो कार्बन रिलीज नहीं करते हों। फिलहाल जो भी हम एनर्जी रिसोर्सेज यूज करते हैं, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो कोल हो, ठीक है, चाहे वो ऑयल हो, उन सब के अंदर से कार्बन रिलीज होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ये प्रोजेक्ट इसलिए लगाया है कि इंडिया को हम लोग कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बना सके 2070 तक। अब आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताना है कि वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कौन सी कंट्री में चली थी, ठीक है। नाउ और एनटीपीसी और भी न्यूज में था, किस लिए न्यूज में था? एनटीपीसी हैज कमीशन
द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इन तेलंगानाज रामागुंडम। तेलंगाना के रामागुंडम में एनटीपीसी ने इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया है। ठीक है, मतलब सोलर प्लांट लगाया है जो फ्लोट करता है, तैरता है पानी के ऊपर। ठीक है, तो एनटीपीसी से रिलेटेड हमने दो चीजें देखी। एक तो एनटीपीसी ने हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड लगाया है आंध्र प्रदेश में, दूसरा एनटीपीसी ने इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट लगाया है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ठीक है, अब ये सोलर पावर प्लांट और ये ग्रीन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन, ये सब कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बनाने के लिए ही यूज किए जा रहे हैं। नाउ ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इंडिया का विजन है कि हमें इंडिया को कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बनाना है 2070 तक। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया का एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी है। ये नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन इंडिया का कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे यूनियन बजट 2020-21 के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि तेलंगाना 2014 में बनने वाला इंडिया का लेटेस्ट स्टेट है। जो सबसे लास्ट में स्टेट इंडिया में कोई क्रिएट हुआ है तो वो है तेलंगाना 2014 में। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि तेलंगाना से पहले कौन सा स्टेट क्रिएट किया गया था इंडिया में। तेलंगाना से पहले कौन सा स्टेट क्रिएट किया गया था और कौन प्राइम मिनिस्टर था जब वो स्टेट क्रिएट किया गया था। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, उस वक्त 3 स्टेट क्रिएट किए गए थे एक साथ। ठीक है, तो वो आपको बताना है कि उनमें, उन 3 में से लास्ट कौन सा था। ठीक है, और कौन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था। अब आंध्र प्रदेश का अगर आप देखोगे, ये वाला एरिया, ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, मतलब एक वाटर बॉडी है जो हमारा इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन की 2 ब्रांच है। 2 ब्रांच का मतलब, जैसे ये इंडियन पेनिनसुला है, पेनिनसुला उसको बोलते हैं, लैंड का वो हिस्सा होता है पेनिनसुला जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एक इधर से, एक इधर से और एक नीचे से। तो ये इंडियन पेनिनसुला है। ठीक है, तो इंडियन पेनिनसुला के नीचे यहाँ पे ये सारा का सारा है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन की 2 ब्रांच है। इंडियन ओशियन की वेस्ट साइड की ब्रांच को बोलते हैं अरेबियन सी ब्रांच, और इंडियन ओशियन की ईस्ट साइड वाली ब्रांच को बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। तो ये बे ऑफ बंगाल से यहां पे लगता हुआ हमारा आंध्र प्रदेश है, यही हम देख रहे थे। ये आंध्र प्रदेश का कोस्टल बॉर्डर है। तो इंडिया का टोटल कितना कोस्टल बॉर्डर है, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ये हरियाणा सिविल सर्विसेज में पूछा गया क्वेश्चन था 2019 में, आई थिंक। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट फिगर बताना है कि इंडिया का कोस्टल बॉर्डर जो है वो कितना है। अब कोस्टल बॉर्डर के बेस पे मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश इंडिया का 2nd लार्जेस्ट कोस्टल बॉर्डर स्टेट है। मतलब आंध्र प्रदेश की जो कोस्टल बाउंड्री है वो 2nd लार्जेस्ट है इंडिया में। तो आपको बताना है कि इंडिया के कौन से स्टेट की कोस्टल बाउंड्री सबसे बड़ी है। Which state in India has the largest coastal boundary, ये आपको बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो थोड़ा सा ग्रीन हाइड्रोजन के डिटेल में चले जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा सा डिटेल में पूछना पसंद करता है, स्टेट पीसीएस थोड़ा सा सुपरफिशियल पूछना पसंद करते हैं। लेकिन कंसेप्ट आपको जितना डिटेल में पता होगा आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये कैसे बनता है ग्रीन हाइड्रोजन? स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग इलेक्ट्रोलाइजर पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज विंड एंड सोलर। तो ये इसका फॉर्मेशन का प्रोसेस है, जो आपको एक तरह से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन समझ के आपको इसको याद कर लेना है। देन फ्यूल कैन बी ए गेम चेंजर फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। क्यों फ्यूल, ये फ्यूल जो है ये क्यों गेम चेंजर हो सकता है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए? क्योंकि अब तक जितनी भी एनर्जी सिक्योरिटी हम यूज करते हैं इंडिया के अंदर, उसमें मोस्टली जो है वो ऑयल है जो हम इंपोर्ट करते हैं 85%। ठीक है, और गैस है नेचुरल जो हम 53% इंपोर्ट करते हैं। तो जब हम कोई भी चीज बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हमें उसके लिए डॉलर्स में पे करना पड़ता है, और डॉलर में पे करना पड़ता है तो मतलब हमारा जो फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है,
उसके ऊपर प्रेशर आता है। ठीक है, हर एक कंट्री एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करके रखती है अपना। वो फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज के अंदर मोस्ट ऑफ द जो सबसे प्रोमिनेंट करेंसी होती है वो होती है डॉलर। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी लिख के बता सकते हो कि फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से, मतलब इंडिया का जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज है उसकी अभी फिलहाल करंट वैल्यू क्या है, और फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू के हिसाब से इंडिया कौन से नंबर की कंट्री है। आई रिपीट, फॉरेन एक्सचेंज कितना है इंडिया का टोटल आज की डेट में, ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज रैंकिंग के हिसाब से इंडिया कौन से नंबर की कंट्री है। ये मैं जो आपसे एमसीक्यू पूछता हूं बीच बीच में, अगर आप इनका आंसर अच्छे से करोगे, सीरियसली अगर आप इस सीरीज को करोगे, तो आई कैन बेट कि आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साथ साथ जो हम कंसेप्ट कर रहे हैं वो तो क्लियर होंगे ही होंगे, जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूं उससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस क्लियर करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे और जितना कॉन्सेप्चुअली समझोगे चीजों को, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, सो फ्यूल जो है वो गेम चेंजर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो बाहर से ऑयल और नेचुरल गैस मंगवाने में लग जाते हैं। ठीक है, अब जब बात कर रहे हैं ऑयल की, तो आप मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में लिख के फिर एक और क्वेश्चन। आपको होगा कि मैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता हूं, ठीक है, ये लेकिन सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं इनके आंसर मैं कर सकता हूं इजीली बहुत, लेकिन अगर मैं ही सारी चीजें बता दूंगा तो आप क्या पढ़ोगे। ठीक है, तो मैं आपको एक हिंट दे दूंगा उसका, आपको बताना है कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व कौन सी कंट्री के पास है। यू हैव टू टेल विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। ठीक है, हिंट मैं आपको दे देता हूं, वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। ठीक है, आपको बताना है। दूसरा आपको ये क्वेश्चन बताना है कि इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट करता है, तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिससे इंडिया लार्जेस्ट ऑयल अपना जो है वो मंगवाता है, मतलब इंडिया के पास जो ऑयल आता है वो सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री से आता है। ठीक है, ये आपको बताना है। देन टू प्रमोट क्लीन फ्यूल, इंडिया इज कंसिडर्ड मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर फर्टिलाइजर प्लांट्स एंड ऑयल रिफाइनरी टू परचेज ग्रीन हाइड्रोजन। इस मूव से हम लोग हमारी जो ऑयल और जो हमारी गैस की कंजम्पशन है, ठीक है, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे ग्रीन इकोनॉमी तो बनेगी ही बनेगी। ये जो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोगों को बहुत सारा फॉरेन रिजर्व देना पड़ता है जब हम बाहर से ऑयल मंगवाते हैं और गैस मंगवाते हैं, तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन हुई थी 1991 में। 1991 में एक ऐसी सिचुएशन हुई थी कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था फॉरेक्स, वो लगभग खाली हो गया था, लगभग एम्प्टी था। हम लोगों के पास ऑयल इंपोर्ट करने तक के पैसे नहीं बचे थे कि हम लोग ऑयल खरीद सकें, क्योंकि 1991 तक इंडिया एक क्लोज इकोनॉमी की तरह वर्क करता था। क्लोज इकोनॉमी, मैंने वर्ड यूज किया क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब है कि इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट और इंडिया के अंदर बाहर से आने वाला इंपोर्ट लगभग ना के बराबर ही था। तो इकोनॉमी को हम जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी वो होती है जहां पे से इजीली चीजें एक्सपोर्ट की जा सकती हैं और इजीली चीजें इंपोर्ट की जा सकती हैं, लेकिन और क्लोज इकोनॉमी वो होती है जहां पे चीजों का एक्सपोर्ट होना और इंपोर्ट होना मुश्किल हो। क्या आप मुझे आज के टाइम की कोई ऐसी कंट्री बता सकते हैं क्या जो क्लोज इकोनॉमी है या नियरली क्लोज इकोनॉमी है? ठीक है, तो बताओ क्या कोई ऐसी कंट्री है? मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि चाइना के नेबरहुड में एक ऐसी कंट्री है जो लगभग क्लोज इकोनॉमी है। ठीक है, तो क्लोज इकोनॉमी होगी जहां से कुछ अंदर नहीं आता था, ज्यादा कुछ इंपोर्ट नहीं होता था और ज्यादा कुछ एक्सपोर्ट नहीं होता था। तो 1991 तक इंडिया की इकोनॉमी भी ऐसी ही थी। 1991 में इंडिया की पहली कोलिएशन गवर्नमेंट बनी। कोलिएशन गवर्नमेंट होती है मिली जुली सरकार, मतलब पहली तो नहीं बनी, उससे पहले भी कोलिएशन गवर्नमेंट बन चुकी थी। 1991 में इंडिया की पहली ऐसी कोलिएशन गवर्नमेंट बनी जिसने पूरे 5 साल तक काम किया, ये बोल सकते हो आप। 5 ईयर तक चलने वाली इंडिया की पहली कोलिएशन गवर्नमेंट जो थी वो उसके प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव।
पीवी नरसिम्हा राव को फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, ठीक है, वो इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फादर थे। पीवी नरसिम्हा राव ने क्या किया था, उन्होंने एक कंसेप्ट चलाया था 1991 में, एलपीजी जिसको बोलते हैं। ये वो एलपीजी नहीं है जो हमारे घरों में सिलेंडर के अंदर होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये एलपीजी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया और इंडियन इकोनॉमी को फॉरेन के लिए खोल दिया गया। हमारे यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया, ठीक है। तो एलपीजी रिफॉर्म हुए थे पहले 1991 में। उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस वक्त हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताना है, मैंने आपको 1991 के पीएम बता दिए, फाइनेंस मिनिस्टर बता दिए कौन थे, ठीक है। आपको उस टाइम के कॉमर्स मिनिस्टर बताने हैं कौन थे, क्योंकि इन तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इंडिया को लिबरलाइज इकोनॉमी बनाने में। लिबरलाइज इकोनॉमी का मतलब है कि बहुत ही ओपन इकोनॉमी बनाने में, ताकि बाहर से प्राइवेट कंपनियां इंडिया में आए, निवेश करें, उससे इंडियन इकोनॉमी का साइज ग्रो हुआ, उससे हमारे यहाँ पे जॉब जनरेशन हुआ, ठीक है। तो इंडिया को एक लिबरल इकोनॉमी बनाने में 1991 में इन 3 पर्सन्स का बहुत बड़ा योगदान था, जिसमें से 2 का नाम मैंने आपको बता दिया, पीएम और एफएम कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर। कॉमर्स मिनिस्टर कौन थे वो आपको बताना है। हिंट मैं दे देता हूं कि ये कॉमर्स मिनिस्टर वो थे जो बाद में जाके इंडिया के प्रेसिडेंट बने, ठीक है, और जिनको अभी थोड़े दिन पहले भारत रत्न भी मिला है, ठीक है। तो आप उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि ऐसा कौन पर्सन है। नाउ तो उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था 1991 में कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम बचे थे और हमें इंपोर्ट करना था, तो इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया था। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उनकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर किसी कंट्री के पास अच्छे खासे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं तो उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो स्मूथ रहता है, ठीक है। ये आप जनरल भाषा में समझो, ठीक है। ये सारा कंसेप्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारे इंपोर्ट जो है ऑयल के और नेचुरल गैस के बहुत ज्यादा है। अब अदर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन भी देख लेते हैं। दूसरी फॉर्म कौन सी है हाइड्रोजन की? ब्राउन हाइड्रोजन है एक। ब्राउन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होती है? कोल को यूज करके प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। इमिशंस आर रिलीज टू द एयर। ग्रे हाइड्रोजन क्या होती है? ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है। ग्रे हाइड्रोजन क्या होती है? ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है फ्रॉम नेचुरल गैस, ठीक है, वेयर एसोसिएटेड इमिशंस आर रिलीज टू द एयर, ठीक है। और ब्लू हाइड्रोजन क्या है? ये भी नेचुरल गैस से ही प्रोड्यूस होती है, लेकिन यहाँ पे इमिशंस को कैप्चर्ड कर लिया जाता है और यहाँ पे जब ग्रे बनाते हैं तो इमिशंस को एयर में रिलीज कर दिया जाता है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनती है, ब्राउन कैसे बनती है, ग्रे कैसे बनती है और ब्लू कैसे बनती है, इनको आप फैक्ट समझ के याद कर लो। एग्जाम में पूछा जा सकता है, हो सकता है मैचिंग में आ जाए कि कौन सी प्रोसेस कौन सी हाइड्रोजन बनाने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट सीरीज के लेक्चर्स में हम बस इतना ही करेंगे। आज हमने बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं, ठीक है, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं जिनके आंसर्स आप लोगों को करने हैं। आंसर क्वेश्चंस करने का एक वे ये भी हो सकता है, जब मैं आपको क्वेश्चन दूं तो आप कॉपी लेके बैठ जाया करो, जब मैं क्वेश्चन बताऊं तो आप क्वेश्चन लिख लो और बाद में उन सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढो, कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताओ, ठीक है, और खुद भी अपनी नॉलेज को आप बढ़ाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट सीरीज में फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।